मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कुछ बात हुई। बात बीते चुनाव से संबंधित थी, इसलिए चुनाव पर भी चर्चा हुई। चुनाव के बाद उत्तराखंड के भविष्य को लेकर भी नई नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उस पर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई। मुलाकात हुई उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा साहब के बुलावे पर रमेश पोखरियाल निशंक देहरादून से दिल्ली पहुंचे। उत्तराखंड के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसलिए तमाम प्रदेश के जो अखबार हैं उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पूरा प्रकरण मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे पहले यह आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जो हलचल थी वो हलचल मतदान के बाद बरकरार है। चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम लोग आपस में मेल मुलाकातों में जुटे हुए हैं। भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपस में पिछले एक हफ्ते से मेल मुलाकातों में व्यस्त हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करना हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करना हो, और अब चाहे रमेश पोखरियाल निशंक की जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हो, ये तमाम मुलाकातें चर्चाओं में हैं। इन मुलाकातों के कुछ मायने हैं। जाहिर सी बात है, परिणाम आने से पहले ये हलचल इसलिए है कि परिणाम जिस दिशा में होंगे उसका क्या प्रभाव होने जा रहा है, उसको लेकर अभी से मंथन होने लगा है। अगर सत्ता के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है तो क्या रणनीति बनाई जा सकती है, इसको लेकर पहले देहरादून में रणनीति बनाई गई और अब यह रणनीति दिल्ली में तैयार हो रही है। लेकिन इस रणनीति के केंद्र में एक ऐसे नेता आ गए हैं जो कुछ महीने पहले तक राजनीति में थोड़ा सा निष्क्रिय थे। वास्तव में रमेश पोखरियाल निशंक 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन 2021 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए निशंक साहब मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे। चुनाव तक निशंक साहब बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे उत्तराखंड में, लेकिन चुनाव से ऐन पहले टिकट बंटवारे के समय निशंक साहब बेहद सक्रिय हो गए और ऐसा माना जाता है कि निशंक साहब के कहने पर कई प्रत्याशियों के टिकट फाइनल हुए। इसके बाद निशंक साहब चुनाव में पूरी तरीके से सक्रियता दिखाते हुए नजर आए। चाहे वो प्रदेश भर का भ्रमण करना हो, चाहे वर्चुअल रैली करनी हो और चाहे तमाम योजनाएं पार्टी के लिए बनानी हो, निशंक साहब का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद जब मेल मुलाकातों का दौर चल रहा था, उस समय निशंक साहब से जब यह पूछा मीडिया कर्मियों ने कि आपकी क्या भूमिका 10 मार्च के बाद उत्तराखंड में रहने वाली है, तो निशंक साहब का एक स्पष्ट जवाब था, जो भूमिका पार्टी उनके लिए तय करेगी वो उस भूमिका में फिट हो जाएंगे। तो अब बड़ा सवाल यहां पर यह आकर खड़ा हो गया है कि क्या पार्टी ने उनके लिए कोई भूमिका तय कर दी है? क्या निशंक साहब और नड्डा साहब की मुलाकात के कुछ और मायने हैं जो अभी तक सीन से नदारद रहे हैं? आज उत्तराखंड के तमाम जो बड़े अखबार हैं उन्होंने नड्डा साहब और निशंक साहब की मुलाकात को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। किस तरीके से 10 मार्च के बाद सत्ता संघर्ष होगा उसको भांपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी खेमे ने भी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस उत्साह में नजर आ रही है और यह मान रही है कि सत्ता इस बार कांग्रेस के हाथ में आएगी, लेकिन बीजेपी ने भी किसी भी तरीके से कसर नहीं छोड़ी है, यह दावा बीजेपी के लोग करते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर सत्ता संघर्ष में बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आएगी तो उनको एक ऐसे रणनीतिकार की आवश्यकता हो सकती है जो चीजों को मैनेज कर लें। यह कयासबाजी लगाई जा रही है और यह कयासबाजी इसलिए ज्यादा लगाई जानी शुरू हुई क्योंकि निशंक साहब को बुलाया गया दिल्ली में और दिल्ली दरबार ने उनके साथ मंत्रणा करनी शुरू की।
अब एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जेपी नड्डा साहब ने जब निशंक साहब को बुलाकर उनसे बातचीत की तो क्या इस बातचीत का इशारा मोदी या अमित शाह की तरफ से नड्डा साहब को किया गया, या एक संभावना इस बात को लेकर भी हो रही है कि अगर जोड़ तोड़ करना पड़ेगा उत्तराखंड की राजनीति में तो उसके लिए निशंक साहब ही बीजेपी में फिट हैं, क्या कोई दूसरा नेता फिट होता हुआ नजर नहीं आया। यह सवाल यहां पर इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में कमान संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन कौशिक। तो क्या इन दोनों नेताओं के बस की बात नहीं है कि वो सत्ता में वापस पाने के लिए, सत्ता को वापस पाने के लिए कुछ गठजोड़ ऐसा बनाए जिससे कांग्रेस को वो धराशायी कर पाए। अगर बहुमत के करीब दोनों ही दल आ पाते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और सत्ता संघर्ष होता है, तो क्या उस जोड़ तोड़ में मदन कौशिक या पुष्कर सिंह धामी फेल हो सकते हैं। यह आशंका केंद्रीय नेतृत्व को सताने लगी है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या उनको ऐसा लगने लगा है कि हरीश रावत का मुकाबला करने के लिए निशंक ही मौजूदा विकल्प है प्रदेश की राजनीति में। इन सवालों का खुलासा अभी होना बाकी है क्योंकि अभी सिर्फ ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का औपचारिक रूप से क्या बातचीत हुई है वो खुलकर मीडिया में सामने नहीं आया है, सिर्फ कयासबाजी अलग अलग खेमे की तरफ से लगाई जाने लगी है। तो यह देखना बहुत दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता किस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हालात इस समय प्रदेश में बने हुए हैं उसमें बीजेपी भी खेल में पिछड़ने को तैयार नहीं है। वो सत्ता में वापस आने के लिए एड़ी चोटी का जोर पहले भी लगा चुकी है और परिणाम आने के बाद भी सत्ता छोड़ने की कोई गुंजाइश बीजेपी रखना नहीं चाहती। इसलिए तमाम जो ऐसे नेता हैं चुनाव जीतकर आने की जिनकी हैसियत है उनसे भी संपर्क साधना बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। और यह तब हुआ जब कांग्रेस खेमे से यह खबर आई कि प्लान बी पर हरीश रावत काम कर रहे हैं। अब हरीश रावत को पटखनी देने के लिए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने सक्रिय हुए इस बात का तो पता नहीं, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसने पूरी सक्रियता, सतर्कता दिखाई और शायद इस खेल के लिए निशंक को सचेत कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जब 10 मार्च को परिणाम आ रहे होंगे तो तस्वीर क्या निकलती है। उस तस्वीर में कौन ऐसा नेता है जो वास्तव में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन जाते जाते आपसे हमेशा की तरह 2 विशेष आग्रह। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।